डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास। उम्मीद है कि आप स्वस्थ कुशल होंगे और आपकी जो बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की जो तैयारी है, यानी राजनीतिक विज्ञान की जो आप तैयारी कर रहे हैं वर्ग 11 से 12 के लिए, उसकी तैयारी आपकी बेहतर दिशा में सुनियोजित तरीके से चल रही होगी। और उसको और बेहतर करने के लिए आज हम लोग एक शॉर्ट पेपर लेकर हाजिर हैं। और ये जो शॉर्ट पेपर है आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और इसमें देखिए व्याख्या सहित इसमें शामिल है। तो आप चाहें तो वीडियो पॉज करके लिए आप उसको समझ भी सकते हैं। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। और एक और चीज़, अगर आपको पेड पीडीएफ की आवश्यकता है जिसमें हम लोग मॉडल पेपर जो 5 ऑप्शन के तहत जो 5 ऑप्शन वाले हैं उस पर काम कर रहे हैं, लगभग उसमें हम लोग 8-9 मॉडल पेपर को सेट कर चुके हैं। तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से, जैसे भी पीएससी एग्जामिनेशन हॉल में आपसे टेस्ट लेता है वैसे ही टेस्ट पर है, एकदम अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उसको भी लिखा गया है, जो डिफिकल्टी लेवल है उसको आधार पर इसका निर्माण किया गया है। तो आप लाभ ले सकते हैं। और इसके लिए आप ये जो मोबाइल नंबर है इस पर और आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। पॉलिटिकल साइंस का एक पेपर है, शॉर्ट पेपर। पहला क्वेश्चन है कि आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने बुभुक्षा शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वर्ग के संदर्भ में किया है। बुभुक्षा को आप तृष्णा भी समझ सकते हैं। ठीक, ये एपेटाइटिस को बोलते हैं। तो देखिए ऑप्शन में दिया है सैनिक, शासक, शिल्पकारी, व्यक्ति। तो जो आदर्श राज्य की स्थापना में वो 3 वर्गों की बात करता है और तीनों वर्गों की अपनी अपनी विशेषता है। जैसे कि सैनिक के लिए बाहुबल, शासक के लिए विवेक और जो आपके शिल्पकार हैं उनके लिए बुभुक्षा, ये तीसरा शब्द का प्रयोग करता है। देखिए कहता है प्लेटो की आदर्श राज्य की आधारशिला न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। क्योंकि आदर्श राज्य में 3 वर्ग होते हैं और कार्य विभाजन एवं विशिष्टीकरण की धारणा के आधार पर तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करते हैं। आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने बुभुक्षा शब्द का प्रयोग शिल्पकार के लिए किया है। सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य के विचार के संबंध में निम्न में से किस विचारक का योगदान है। प्लेटो, सिसरो, अरस्तु या थॉमस एक्विनास। इसका आंसर देखिए, इसमें वो अरस्तु को देता है। सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य की बात करता है, आदर्श राज्य की बात प्लेटो करता है और व्यवहारिक राज्य की बात अरस्तु करता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, अरस्तु। ये आपको सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। मैच कीजिए इसको। तो धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत दिया गया ये मैकियावेली के द्वारा दिया गया। सहमति का जो सिद्धांत है वो जॉन लॉक का है। लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करने वाला उदारवाद का जनक है टू ट्राइजन सिविल गवर्नमेंट, इसकी पुस्तक है। और इकहरी समझौते की बात करता है, दोहरी समझौते की बात करता है, इकहरी समझौते की बात हॉब्स करता है। पूर्व सामाजिक, पूर्व राजनीतिक, ये ऐसे हैं, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। और व्यक्तिवादी सिद्धांत की बात करने वाले कौन हैं, ये हैं आपके थॉमस हॉब्स। और स्वतंत्रता का सिद्धांत रूसो से संबंधित है। ठीक, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इस प्रश्न की व्याख्या है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इनमें से कौन से जोड़े का सही मिलान नहीं है। कौन सा जोड़ा इसमें सही रूप से सम्मिलित नहीं है। राजनीति के आध्यात्मिकरण का विचार महात्मा गांधी ने दिया, सही है। नव मानववाद के विचार एम एन रॉय ने दिया। ये आपको नोट कर लेना, नव मानववाद या न्यू ह्यूमनिज्म किससे संबंधित है। गांव के पुनर्गठन का विचार जेपी नारायण ने दिया, ये भी सही है। दोनों ये हैं, तीनों ही बेहद महत्वपूर्ण है। और इतिहास के आध्यात्मिक निर्धारण का विचार बी आर अम्बेडकर के द्वारा दिया गया, बिल्कुल नहीं, ये मार्क्स का है। ऑप्शन डी गलत है। टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक कौन है। तो अभी मैं चर्चा कर रहा था, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक हैं जॉन लॉक। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा।
टू ट्रीज ऑन सिविल गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक जॉन लॉक हैं। लॉक ने पुस्तक 1690 में लिखा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में से किस लेखक ने न्याय का सिद्धांत समझौतावाद पर आधारित किया है? न्याय का सिद्धांत समझौतावाद पर आधारित किया है, किसका है सिद्धांत? तो न्याय का जो समझौतेवाद के आधार पर सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले आपके जॉन रॉल्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और इनकी पुस्तक है थ्योरी ऑफ जस्टिस, ही आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि निम्न में से कौन से जोड़े का सही मिलान नहीं है? दो तलवारों का सिद्धांत, जॉन ऑफ सेल्सबरी, ये सही है आपका। न्याय का वितरणात्मक न्याय, रॉल्स और अरस्तु भी याद रखिए यहाँ, अरस्तु, ये दोनों वितरणात्मक डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस से संबंधित हैं, ये भी सही है। अंतर्विरोध का सिद्धांत, ये भी विचार जो अंतर्विरोध का विचार माओ का है, सही है। और मानववाद का विचार ये सिद्धांत नहीं है, ये किसके द्वारा दिया गया? एम.एन. रॉय के द्वारा। ठीक, तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि चर्च की सरकार इसके सदस्यों की सहमति पर आधारित है, इस विचार की पुष्टि किसने की? तो कंसलेरियन मूवमेंट, जो परिषदीय आंदोलन बोलते हैं, बेहद महत्वपूर्ण, ये आपका बीपीएससी का प्रश्न है। ठीक, तो ये इसका आंसर भी होगा। परिषदीय आंदोलन के तहत ये निर्धारित किया गया है कि जो चर्च है वो सरकार की सत्ता के अधीन है, राज्य की सत्ता के अधीन है। और इस सिद्धांत के प्रतिपादक मार्शल और पडुआ थे। कथन और कारण से संबंधित प्रश्न देखिए, हेगल के अनुसार वर्तमान ऐतिहासिक विकास क्रम में केवल संवैधानिक राजतंत्र ही विवेकपूर्ण शासन प्रणाली है। तो कथन तो आपका सही है। कारण देखिए, परंतु जर्मन स्वभाव के निरंकुश राजतंत्र ही एकमात्र अनुकूल व्यवस्था है, ये भी सही। लेकिन इसका जो कारण की जो व्याख्या है, कथन का जो व्याख्या कारण आर है वो सही नहीं है, व्याख्या इसकी सही नहीं है। तो ए और आर दोनों सत्य, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करते, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। या आप वीडियो पॉज करके इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि यह किसने कहा कि कौन क्या कब और कैसे पाता है? हु गेट व्हाट व्हेन एंड हाउ। ठीक, ये कथन है आपका हेराल्ड लासवेल का, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। लासवेल शक्ति सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक है, ये भी आपको इसमें नोट कर लेना। जो लासवेल है शक्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, उनकी पुस्तक का नाम ही है हाउ हु गेट व्हाट व्हेन एंड हाउ, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, संवैधानिकवाद की पश्चिमी अवधारणा की मुख्य विशेषता क्या है? ठीक, मुख्य विशेषता क्या है पश्चिमी संविधानवाद की? एक तो है आपका विचारधारा, इसमें नहीं, संविधानवाद पश्चिमी जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, जो वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, उसकी विशेषता एक विचारधारा नहीं रही है, तो पहला तो गलत हो जाएगा। विधि का शासन है, प्रतिनिधि संस्थाएं और सशक्त लोकमत, तीन सही होंगे। दूसरा, तीसरा और चौथे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। व्याख्या है इसकी। क्वेश्चन नंबर 12 कि इनमें में से किसका विश्वास है कि शासक वर्ग शक्ति तथा विशिष्ट चालाकी से शासन करता है? कौन? पेरेटो का मानना है। पेरेटो का यह मानना है कि शासक वर्ग शक्ति तथा विशिष्ट चालाकी से शासन करता है। अभिजन सिद्धांत की धारणा विभिन्न व्यक्तियों की क्षमताओं में असमानता पर आधारित है। पेरेटो के अनुसार वे व्यक्ति जो अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सबसे अधिक उच्च श्रेणी पर हैं वे अभिजन हैं, एलीट हैं। आदर्शवाद किस पर आधारित है? अगला प्रश्न है, विधि की प्रधानता पर, शांति की प्रधानता पर, या विवेक की प्रधानता पर, या नैतिकता की प्रधानता पर? तो आदर्शवाद जो है आपका नैतिकता की प्रधानता पर आधारित है। ठीक, तो ऑप्शन 4 जो डी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि नियामक राजनीतिक सिद्धांत का कृत्य विद्रोही सिद्धांत कौन सा है? कौन सा है? व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, या समुदायवाद, या उदारवाद? तो जो परंपरागत तुलनात्मक राजनीति थी उसका जो क्रांति या विरोधी के स्वरूप में उत्पन्न हुआ वो था आपका व्यवहारवाद, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आप व्याख्या पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर
15 देखिए, भारत की संघीय व्यवस्था इस संघीय राज्य के निकट है। भारत की जो संघीय व्यवस्था किस संघीय राज्य के निकट है, तो है आपका कनाडा। यानी भारतीय संघीय व्यवस्था जो है कनाडा के संविधान से प्रभावित है। तो भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा की संघीय व्यवस्था के निकट है। भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन और दोहरी नागरिक शासन व्यवस्था। देखिए यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसमें दोहरी नागरिकता नहीं है, ये तो दोहरी नागरिकता है ही नहीं सा, ये आपका यूएस में है, भारत में एक ही नागरिकता है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत की संसदीय व्यवस्था कौन से सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो भारत की संसदीय व्यवस्था सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित है, न्यायिक सर्वोच्चता पर आधारित है और संघवाद पर आधारित है। शक्तियों का पृथक्करण यहाँ नहीं पाया जाता है, बल्कि शक्तियों का सम्मिश्रण पाया जाता है। ठीक, ये सिद्धांत आपका अमेरिका में है। लेकिन केवल और संघीय व्यवस्था पूछता तो ये हो जाता। भारत की संसदीय व्यवस्था पूछ रहा है, याद रखिएगा। ठीक, और यहाँ व्याख्या पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 कि सामाजिक विज्ञान में व्यवस्था का सिद्धांत आया कहाँ से। तो ये आया आपका सामाजिक विज्ञान में जो व्यवस्था सिद्धांत है, सबसे पहले जीव विज्ञान के बाद समाजशास्त्र में, समाजशास्त्र के बाद राजनीतिक विज्ञान में आया। ठीक, ये व्याख्या है। 18 देखिए, विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन कौन सा है। तो आप सभी को पता है कि विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन है ब्रिटेन की जो उच्च सदन है, कौन, लॉर्ड सभा। वो है विश्व का द्वितीय सबसे प्राचीन द्वितीय सदन। लॉर्ड सभा को इंग्लैंड की लोकतंत्रात्मक प्रणाली में कूलिंग तंत्री संस्था कहा जाता है, क्योंकि इसकी सदस्यता का आधार वंशानुगत है। लॉर्ड सभा विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19, लुसिन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के संकट कौन कौन से हैं। लुसिन पाई के अनुसार जो राजनीतिक विकास के जो संकट हैं, एक तो है आपकी वैधता, नवीकरण तथा औद्योगिकरण और सशक्त लोकमत। इससे देखिए जो आपका राजनीतिक विकास है, हर बार प्रश्न आता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट से और पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन से हर बार प्रश्न आता है। तो इसका आंसर बी राइट आंसर होगा, दूसरा तीसरा चौथा। यह व्याख्या है इसका, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्न में से कौन से देश में संसदात्मक तथा दीक्षात्मक शासन प्रणाली का मिश्रण है। ये भी बेहद महत्वपूर्ण, बार बार ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। पॉलिटिकल साइंस का कोई सा भी एग्जाम देंगे, ये प्रश्न 100% इसकी संभावना रहती है। ठीक, तो ये होगा फ्रांस में संसदीय व्यवस्था दोनों, संसदीय और दीक्षात्मक शासन प्रणाली दोनों पाया जाता है। जैसे कि फ्रांस की शासन प्रणाली संसदात्मक और दीक्षात्मक शासन व्यवस्था का मिश्रण है। 1958 के संविधान ने 5वें गणराज्य की स्थापना की। ये भी है, ये भी अंडरलाइन जो कर रहा हूँ आप नोट कर लीजिएगा, जिसमें न तो राष्ट्रपति सरकार का प्रावधान है, न ही संसदीय सरकार का, बल्कि इसमें दोनों तत्वों को मिला दिया गया है, सम्मिश्रण है। 21 देखिए, राजनीतिक दलों का त्रिवर्गीकरण एक दलीय पद्धति है, द्विदल बहुदल पद्धति में किसने बांटा। यानी राजनीतिक दलों को द्विदलीय और बहुदलीय में किसने बांटा है, तो जीन ब्लॉन्डेल ने दल व्यवस्था को 5 प्रकार माने। ये आप याद रखिएगा, प्रश्न पूछ देता है कि जीन ब्लॉन्डेल के अनुसार उनके राजनीतिक दलों के वर्गीकरण कौन से शामिल नहीं है, कौन से शामिल हैं, या कितने वर्गीकरण, उसका वर्गीकरण कितने प्रकार के हैं। राजनीतिक दल जीन ब्लॉन्डेल के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, ये भी याद रखें, तो 5 प्रकार के। अगला 22 देखिए कि निम्न देशों में से किस देश के प्रत्येक राज्य का अपना अलग संविधान है। यानी कौन सा ऐसा देश है जिसमें प्रत्येक राज्य का अपना अलग अलग संविधान है, वो है आपका यूएस में जाएंगे, यानी अमेरिका में जाएंगे, वहाँ का संघ का, अमेरिका का संविधान अलग है, लेकिन जो उसके 50 प्रांत हैं, राज्य, उनका अलग अलग, उनका भी अपना अपना अलग अलग संविधान है। ठीक, स्टूडेंट्स फिर से मैं एक बार बता दूँ, ये जो अभी बेसिक का पेपर दे रहे हैं, ये हम इसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है बहुत थोड़ा सा मतलब कि अबव एवरेज है, और इसका जो प्रश्न पूछने का तरीका है वो कंसेप्ट पर आधारित है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, आप सिलेक्शन ले लेंगे। इसके लिए बेहद जरूरी है कि कुछ भी आप पढ़ रहे हैं तो आप जो उसका डाउट है तुरंत क्लियर कर लें। टेक्स्ट बुक पढ़ना बेहद ज़रूरी है।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये किताब पढ़िए या हमारा चैनल देखिए या कहीं और मत जाइए, बिल्कुल नहीं। आपको जहाँ से ज्ञान मिल जाए बढ़िया आपके लिए सूटेबल हो वो पढ़िए, लेकिन आप किसी भी हालत में सिलेक्शन लीजिए। और पेपर कब होगा इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। पेपर फिलहाल तो जून से पहले नहीं होगा, मई लास्ट हो जाएगा। मई के अंतिम जब तक चुनाव नहीं हो जाता उसके बाद, चुनाव के बाद ही पेपर होगा, क्योंकि कई ऐसे उसमें तकनीकी जो असहजता आ रही है उत्पन्न हो रही है बीपीएससी को। अब हो सकता है बीपीएससी भी तमाम चेंज भी करना पड़े, ये अलग संस्थान है, बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए हो सकता है कि पैटर्न भी चेंज हो जाए आपका। तो बेहद जरूरी है कि अगली बार पेपर देने के लिए आप बिल्कुल तैयारी। हो सकता है पेपर का डिफिकल्टी लेवल और हो जाए, क्योंकि बार बार जो नकल का वो आ रहा है उसको भी कैसे निपटा जाए उसके सरकार के सामने, इसकी ये भी सबसे बड़ी चुनौती है। तो याद रखिए कि मई से पहले तो पेपर होगा नहीं, तो आपको भरपूर समय लिए मिला है। अगर कोई लोग छूट गए हैं तो आप अभी से कोई जो आपके टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप उसको कहीं से टॉपिक को क्लियर कर लीजिए, कोई बढ़िया टेक्स्ट बुक ले लीजिए, उसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए, और ख़ासकर आपका जीएस पे पकड़ अपनी बनाइए, ठीक। उसमें जो जीएस का सेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन से प्रश्न जो 8-9 पूछे जाते हैं, उसमें अगर आप कर लेंगे 8-9 से 4-5 हिस्ट्री से 4-5 साइंस से, तो आप 20+ हो जाएंगे। जहां आपका जीएस में 20+ हुआ आप सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो आप ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए इस सेट में जो जितने भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, सिलेक्टेड क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपके जस्टिस फजल अली। और सबसे बड़ी बात कब गठन हुआ, तो भारत सरकार को दिसंबर 1953 में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में करने के लिए विवश होना पड़ा। इसमें 2 और जो सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और सतार KM पणिक्कर, 3 लोग थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। देखिए प्रश्न बेहद रोचक है, कह रहा प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल नहीं, वो भी भारत कौन सा प्रथम गवर्नर जनरल हुआ, तो हुए सी राजागोपालाचारी, ठीक। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी थे। सी राजागोपालाचारी की गवर्नर जनरल पद पर नियुक्ति 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं, किसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं है, किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद की वो अध्यक्षता करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है, और योजना आयोग जो कि आज का क्या है, नीति आयोग, उसका अध्यक्ष है, ठीक। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसकी अध्यक्ष की नियुक्ति अनुच्छेद 280 के तहत की जाती है, तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होता है, वित्त आयोग का। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान के कौन से अनुच्छेद के आधार पर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, अनुच्छेद 61, और इसमें देखिए 56 भी, ये प्रश्न सेम आपका बीपीएससी में पूछा गया है, सेम, ठीक। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करने का महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है, किस कदाचार में, अगर उसने संविधान का उल्लंघन किया है तो, ठीक, जिसकी व्याख्या 61 में दी गई है, अनुच्छेद 61 में। 27 देखिए, भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन द्वारा इनमें से कौन से शब्द जोड़े गए, कौन से शब्द, ये भी प्रश्न है कि जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ उसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए 42वें संविधान में, यानी प्रस्तावना में पूछ रहा है, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही प्रस्तावना में जोड़ा गया 1976 में। तो एक तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद और अखंडता, 3 शब्दों को शामिल किया गया, समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता शब्दों को शामिल किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की अवधि 5 से 6 वर्ष तक की बढ़ाई गई थी, कब, किसमें, याद रखिए कि 42वें संविधान संशोधन में लोकसभा और विधानसभाओं के सदन जो अवधि थी वो 5 से 6 वर्ष कर दी गई थी, ठीक, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये व्याख्या पूरा पढ़ लीजिएगा। एक देखिए इसमें मिसप्रिंट है, 44वां संविधान संशोधन 1976 में 1978 होगा। क्वेश्चन नंबर 29 कि राज्य के मंत्रियों पर महाभियोग
केवल अनुमोदन से हो सकता है। किसके? तो जब तक राज्यपाल के अनुमोदन से राज्य के उसी पे अनुमोदन से सिफारिश पर ही आप किसी मंत्री को हटा सकते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कि भारत में सामाजिक रूप से सबसे उन्नत राज्य कौन सा है? सामाजिक रूप से सबसे उन्नत राज्य कौन सा है? तो है आपका केरल। भारत का सामाजिक रूप से सबसे उन्नत राज्य केरल है। वर्तमान समय में सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से भारत का सबसे संपन्न राज्य है। क्वेश्चन नंबर 31 कारण और व्याख्या है। कथन और कारण देखिए कि कथन क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा राष्ट्रहित में 9वीं अखिल भारतीय सेवा सृजन कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है और ये आपको हमेशा याद रखना है। और नए राज्यों के निर्माण के लिए कौन सिफारिश कर सकती है, कौन सृजन कर सकती है? तो राज्यसभा। तो किस अनुच्छेद के तहत? तो 312 के तहत। ठीक। कारण क्या है? राज्यसभा राष्ट्रहित को प्रशस्त ढंग से परिभाषित कर सकती है। सही है। कारण और व्याख्या दोनों सही है। उसकी सही व्याख्या भी तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन ये आप पढ़ लीजिए व्याख्या। क्वेश्चन 32 और ये आपको मैच करना है। इस क्वेश्चन को आप पहले नोट कर लीजिए। प्रधानमंत्री हैं, उनसे संबंधित कार्य हैं। ठीक। पीवी नरसिम्हा राव, उनकी सबसे बेहद जो महत्वपूर्ण नीति थी, विदेश नीति दिया गया है, ये थे पूर्व की ओर देखने की नीति। लुक ईस्ट पॉलिसी इन्हीं का था। पीवी नरसिम्हा राव का विदेश नीति की बात की गई और एक तरफ प्रधानमंत्री हैं। मोरारजी देसाई, ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। इनका था वास्तविक असंलग्नता। वास्तविक असंलग्नता बार बार पूछा जाता है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में या कौन से प्रधानमंत्री उन्होंने वास्तविक संलग्नता असंलग्नता की नीति अपनाई। वो थे मोरारजी देसाई। अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म बेहद महत्वपूर्ण घटना घटी, पोखरण द्वितीय। और राजीव गांधी 6 राष्ट्रों के निश्चित सम्मेलन में शामिल हुए। ठीक। ये था। ऐसे ही क्वेश्चन तो आप एक जगह नोट कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी और ये रहा सुमेलित। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कि लोक प्रशासन के विषय के रूप में उत्पत्ति कहाँ हुई? तो लोक प्रशासन के विषय के रूप में उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएस को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। ठीक। और वुडरो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए लोक प्रशासन के अध्ययन का प्राचीनतम दृष्टिकोण कौन सा है? तो लोक प्रशासन के अध्ययन का जो प्राचीनतम सबसे पुराना दृष्टिकोण है वो है दार्शनिक दृष्टिकोण। लोक प्रशासन के अध्ययन का प्राचीनतम दृष्टिकोण दार्शनिक दृष्टिकोण है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 18वीं सदी के अंत में प्रकाशित विश्वकोश फेडरलिस्ट के 72वें परिच्छेद में अमेरिका के पहले वित्त मंत्री हैमिल्टन ने लोक प्रशासन के परिप्रेक्ष्य और क्षेत्र की सुस्पष्ट व्याख्या की और उसका व्यवस्थित अध्ययन किया। कौन? वुडरो विल्सन। इसी वजह से वो इसका जनक हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्नलिखित में से किसने सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन में अंतर स्पष्ट किया है? बेहद महत्वपूर्ण है। किसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में अंतर किया है? तो थे आपके पॉल एच एपल बी। ठीक। या फिर इसको याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 नौ लोक प्रशासन पर प्रथम पुस्तक संपादित हुई। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एनपीए फ्रैंक मेरेनी के द्वारा। इनकी पुस्तक थी टुवर्ड्स द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव 1971। ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसके लेखक कौन है? फ्रैंक मेरेनी। और किससे संबंधित है? नौ लोक प्रशासन से। और ये नौ लोक प्रशासन में प्रथम पुस्तक है, इस वजह से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए एल्टन मेयो तथा उसके साथियों द्वारा हैथॉन प्रयोग किए जाने से 9 विचार उत्पन्न हुए जिन्हें क्या कहा गया? उन्हें कहा गया ह्यूमन रिलेशन थियरी या मानव संबंध सिद्धांत। और जो एल्टन मेयो के जो हैथॉन प्रयोग हैं उनका कार्यकाल आपको याद होना चाहिए। एल्टन मेयो के द्वारा जो प्रयोग किए गए उनका टेन्यूर याद होना चाहिए आपको। ठीक। 38 देखिए निम्न में से वैज्ञानिक प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। वैज्ञानिक प्रबंध का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो अनौपचारिक ग्रुप कार्यावधि पर ध्यान नहीं देता, बाकी इन तीनों पर ध्यान देता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, किसने स्टाफ सूत्र को त्रिवर्गीकरण सामान्य स्टाफ, तकनीक स्टाफ और सहायक स्टाफ में विभाजित किया। यानी स्टाफ को सूत्र जो है वो उसको तीन प्रकार के वर्गीकरण किया, जनरल स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ और ऑक्सिलरी स्टाफ में विभाजित किया। किसने? ये थे आपके एल.डी. व्हाइट महोदय। ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, उत्तरदायित्व के विभिन्न स्तरों पर उच्च अधिकारी तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंधों को हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बार बार आता है, इसकी भाषा भी बदल के आती है, तो इसको हम हायरार्की या पद सोपान बोलते हैं। संगठन का एक सिद्धांत है। पद सोपान का शाब्दिक अर्थ श्रेणीबद्ध प्रशासन, इसका मतलब है निम्नतर पर उच्चतर प्रशासन या नियंत्रण। इसमें निम्नतरीय व्यक्ति उच्च स्तरीय व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होता है। 41 देखिए, प्रजातंत्र में लोक सेवक को प्रतिबद्ध होना चाहिए लोक नीति की कार्य नियमन के प्रति, संविधान के लक्ष्य के प्रति और सामान्य हित के प्रति उसे प्रतिबद्ध होना चाहिए। शासक दल की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 42 देखिए, मैक्स वेबर के सत्ता संबंधी त्रिसूत्री वर्गीकरण से समाविष्ट है। कौन कौन से? मैक्स वेबर 3 प्रकार के सत्ता की बात करता है, एक वंशानुगत, एक पारंपरिक और एक वंशानुगत, और एक कौन सा? वैध विवेकपूर्ण सत्ता, यानी लीगल रेशनल अथॉरिटी इसको बोलते हैं। 3 प्रकार की अथॉरिटी की बात करता है, तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, तीसरा, चौथा। तो मैक्स वेबर है, मैं मिस्टेक किया, वंशानुगत की बात नहीं करता है, वो ट्रेडिशनल की बात करता है, और आपका जो करिश्मेटिक अथॉरिटी उसकी बात करता है, और लीगल रेशनल यानी ये 3 प्रकार की सत्ता की बात करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित प्रश्न। इसमें शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य क्या होता है? तो शक्ति संतुलन जो BOP यानी बैलेंस ऑफ पावर है, उसका लक्ष्य ये होता है कि यथापूर्व पहले की जैसी स्थिति उस स्थिति में आना है, उसको मेंटेन किए रहना, इसमें संघर्ष न हो, युद्ध न हो। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, शांति प्रस्ताव की कार्यसूची संबंध किससे रखती है? शांति प्रस्ताव की कार्यसूची का संबंध किससे रखती है? आपका संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है। शांति के लिए एकता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के संबंध में रखती है। 1950 कोरिया संकट के दौरान महासभा द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये क्वेश्चन हर बार आया है और नेक्स्ट टाइम भी ये क्वेश्चन आएगा, आप लिख के रख लीजिए। ठीक। शांति के लिए एकता प्रस्ताव किसके द्वारा हुआ और कब हुआ और किन 2 देशों के मध्य से संबंधित है, ये याद होना चाहिए आपको। 45 देखिए, प्रकृति का वस्तुपरक कानून एक यथार्थवाद का सिद्धांत है जिसको अभिव्यक्त किया है। किसके द्वारा ये सिद्धांत अपनाया गया? तो थे आपके मॉर्गनथाउ, जो कि यथार्थवादी सिद्धांत के प्रतिपादक है। पॉलिटिक्स अमंग इनकी पुस्तक है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए कि व्यापारिक राज्य के सिद्धांत को अभिव्यक्त किसने किया? तो व्यापारिक राज्य के सिद्धांत की व्यक्ति या व्याख्या करने वाला है रोजक्रॉन्स। और 47 है कि यथार्थवाद का विचार परिभ्रमण करता है शक्ति एवं राष्ट्रहित के साथ। जो यथार्थवाद का सिद्धांत है किसके इर्द गिर्द घूमता है? एक शक्ति के लिए और राष्ट्रीय हितों की अधिकतम से अधिकतम पूर्ति हो, इसी के चारों ओर परिभ्रमण या घूमता रहता है यथार्थवादी जो सिद्धांत है। इस बात के जनक देखिए, हाँ ये चीज़ मैं बता रहा था, ये जो सबको याद होता है कि मॉर्गनथाउ यथार्थवाद के जनक है। उनकी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशन, लेकिन कई बार पूछता हूँ कि उनकी पुस्तक का पूरा नाम क्या है? पॉलिटिक्स अमंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस 1948 में प्रकाशित हुई है। क्वेश्चन नंबर 48 कथन और कारण से संबंधित है। प्यारे दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक। और अपने दोस्तों में इसको शेयर करने के बाद आप वीडियो को लाइक भी करने का प्रयास कीजिए। लाइक करना कुछ ज़्यादा होता नहीं है आपका, और शेयर भी कर देंगे तो आपके साथ साथ हम लोग का भी भला होगा। और अगर आपको पेड PDF की आवश्यकता है तो आप इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं कि कथन क्या है? वैश्वीकरण ने राष्ट्र राज्य की प्रासंगिकता को दुर्बल कर दिया है। कथन आपका सही है। कोई राष्ट्र राज्य अप्रासंगिक नहीं है क्योंकि राष्ट्रवाद अब भी मूल शक्ति के रूप में चला है। ये भी दूसरा सही, लेकिन इनकी व्याख्या सही नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49
ये व्याख्या पढ़ लीजिए। 49 देखिए, निम्न घटनाओं के सही कालक्रम के अनुसार पहचानिए। देखिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसमें क्वेश्चन ऐसे इक्का दुक्का क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आप गलत हो, कन्फ्यूज हो, कंपटीशन से बाहर हो। देखिए कंपटीशन जो है आपको सिलेक्शन उनके 3 या 4 नंबर से ही आपका सिलेक्शन रुक जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सामान्य क्वेश्चन सबको आता है, अगर वही जनरल क्वेश्चन अगर आप गलत कर दिए तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। जो इजी क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं या जल्दी चीज़ों में गलत कर देते हैं, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन वो सभी लोग पाते हैं, और जो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन, वो किसी को नहीं आते हैं, वो सबके लिए समान है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी और सबके लिए भी। उसमें अगर आप कहीं से कैसे भी क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आप बाकी अन्य की अपेक्षा 1 नंबर आगे हो जाते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको यही सिलेक्शन दिलाते हैं। अगर आप सामान्य से प्लस इजी क्वेश्चन से गलत किए तो आप कंपटीशन से बाहर होंगे। इसलिए ध्यान से पढ़िए, बार बार प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की आदत डालिए, शॉर्ट पेपर सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तेहरान। याल्टा सम्मेलन, पोट्सडाम सम्मेलन, फिर सैन फ्रांसिस्को शांति संधि हुई, इनका सही कालक्रम है। ये रहा आपका ईयर वाइज, आप नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, निम्न व्यक्ति जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद पर है उनके कालक्रम को पहचानें। बेहद महत्वपूर्ण, बीपीएससी टीआरबी का प्रश्न है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। जो महासचिव हैं, जितने यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनको आप याद कर लीजिए कौन कब हुआ। उनके बाद प्रश्न पूछता है कि उनके कार्यकाल के अनुसार उनको व्यवस्थित कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले डी ट्रिगवेली, उनके बाद एमर्सोल, यूथान और कुल वाल्निंग हुए। ठीक, ये था, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आप पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव दिमाग के साथ आप पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन जरूर होगा। बस ईमानदारी से रोज़ 4-5 घंटे आप पढ़ते रहिए, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, पेड PDF की आवश्यकता है, इस मोबाइल पे नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।